नेपाल में सियासी संकट बरकरार है। जेन जी प्रदर्शन के बाद नेपाल की कमान किसके हाथों में होगी, अब तक सस्पेंस से पर्दा नहीं उठ पाया है। जेन जी के विरोध प्रदर्शन के बाद अब ओली की सरकार गिर गई। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम पीएम की तलाश लगातार जारी है। अंतरिम नेता चुनने को लेकर संवैधानिक संकट का समाधान ढूंढा जा रहा है। इस बीच नेपाल में एक और यू टर्न देखने को मिला। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की एक बार फिर नेपाली अंतरिम पीएम की रेस में वो आगे हो गई हैं। नेपाल में आधी रात को हुई एक बैठक में बाजी पलट गई। जी हां, नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कवायद जारी है। सूत्रों का यह कहना है कि इसे लेकर गुरुवार देर रात एक सीक्रेट बैठक बुलाई गई थी और यह बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई, जिसे शीतल निवास के नाम से जाना जाता है। इस अहम बैठक में नेपाली आर्मी चीफ अशोक राज सिगदेल और सुशीला कार्की मौजूद थीं। उनके अलावा स्पीकर, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश सिंह राउत भी थे। इस मीटिंग में कई मसलों पर अलग अलग संविधान विशेषज्ञों से बात हुई। बताया गया कि इस बैठक में भी ये सहमति बनी है कि सुशीला कार्की को ही नेपाल की कमान दी जाए। सूत्रों का यह कहना है कि सुशीला कार्की पर अब तक सहमति बनी हुई दिख रही है। नेपाल में ओली की सरकार को उखाड़ने वाले जेन जी की भी पहली पसंद सुशीला कार्की ही हैं। शीर्ष सूत्रों के अनुसार सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं हैं और गुरुवार रात ही इस पर सहमति बनी है। आज यानी शुक्रवार को इसका ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि बालेन शाह चुनाव जीतकर पीएम बनना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने खुद अंतरिम पीएम बनने के प्रस्ताव को ठुकराया है और सुशीला कार्की का समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार चलाने के लिए अंतरिम प्रमुख के चयन को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए आधी रात को संकट प्रबंधन दल की एक बैठक हुई। इस अशांति के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने गुरुवार को शांति की अपील की और कहा कि उनका लक्ष्य संवैधानिक ढांचे के भीतर राजनीतिक संकट का समाधान खोजना है। देखिए, सूत्रों ने न्यूज 18 को यह भी बताया कि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और पहले उन्हें संसद के उच्च सदन में पेश किया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि पौडेल 2015 के संविधान के आधार पर समाधान पर जोर दे रही हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि राजनीतिक अंतरिम प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कार्की को उच्च सदन में नामित करके एक जगह बनाई जाएगी और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति आवश्यक प्रावधान करने के लिए एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उन्होंने ये तक बताया कि ये घोषणा आज होने की संभावना है। दरअसल गुरुवार को ही एक खबर सामने आई थी कि सुशीला कार्की ने पीएम की रेस से अपने नाम वापस ले लिए हैं। इसके बाद जेन जी ने कुलमन घिसिंग का नाम सामने रखा, उसको आगे बढ़ाया, मगर कुलमन घिसिंग के नाम पर भी अब तक सहमति नहीं बनी है। अब बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने सुशीला कार्की को करीब 15 घंटे तक मनाया और फिलहाल नेपाल में अब भी उथल पुथल इसको लेकर जारी है। आज का दिन नेपाल की सियासत में अहम होने वाला है। आज आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है कि नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री आखिर कौन होगा। और यहाँ एक बात और सामने आई है कि नेपाल में अगले 6 महीने में चुनाव कराने की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार पर ही होगी। इसके अलावा नेपाल में भड़की हिंसा के बाद वहां की 14 जेलों से करीब 7,000 कुख्यात कैदी फरार हैं। बुधवार को भारत में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सिद्धार्थनगर और महाराजगंज सीमा से कुछ कैदियों के पकड़े जाने की खबर भी सामने आई, जहां पर दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर अलर्ट पर हैं। सीमावर्ती इलाके में जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। देब्रऊ संवाद के मुताबिक बुधवार की देर शाम एसएसबी 50वीं वाहिनी के जवानों ने नेपाल से भारत में प्रवेश की कोशिश में एक संदिग्ध को पकड़ा भी। पूछताछ में उसने अपना नाम सिकंदर चौहान, जिसकी उम्र 23 साल थी, निवासी झंडेनगर, कृष्णानगर, नेपाल का बताया। उसने ये बताया कि वो नशीली दवाओं की तस्करी के केस में नेपाल के तौली हवा जेल में बंद था, जो कि 3 साल से वहां सजा काट रहा था। बुधवार को ही वो जेल से फरार होकर घर गया और बीमार मां के लिए दवा खरीदने के लिए भारतीय सीमा में दाखिल हो रहा था। उसके पास से नेपाली नागरिकता का प्रमाण पत्र भी मिला है। एसएसबी ने विधिक कार्रवाई करते हुए सिकंदर को नेपाल पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। नेपाल के 3 जिले रूपंदेही, इसके अलावा कपिलवस्तु और दांग भारतीय सीमा से सटे हुए हैं। रूपंदेही महाराजगंज और सिद्धार्थनगर की सीमा से लगता है। कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर और बलरामपुर से, तो दांग बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जनपद के बॉर्डर से सटा हुआ है। इन जिलों की जेलों से फरार कैदियों के भारतीय सीमाओं में घुसपैठ की आशंका है। कपिलवस्तु समेत नेपाल की विभिन्न जेलों से भागे 85 कैदी और बंदी पकड़े जा चुके हैं। इनमें से 72 कपिलवस्तु के और 13 अन्य जिलों की जेलों में बंद थे। बॉर्डर की फोर्स सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय स्थापित कर दिया है ताकि कैदी सीमा पार करने की कोशिश करें तो उनको तुरंत पकड़ लिया जाए। जिन बॉर्डर से जहां से भागने की कोशिश और आशंकाएं हैं, वहां पर चौकसी और ज्यादा सतर्क कर दी गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एसएसबी और पुलिस टीम के अलावा पीएसी भी लगा दी गई है और साथ ही बॉर्डर की पल पल की गतिविधियों की जानकारियां भी ली जा रही हैं।
बॉर्डर पर समन्वय बैठक भी की गई है। नेपाल की जेल से भागे कैदियों को एसएसबी की ओर से पकड़कर आवश्यक कार्रवाई के बाद नेपाल को सौंप भी दिया गया है।